केवीएस पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं। केवीएस पीजीटी हिंदी के नए पाठ्यक्रम में शामिल सत्यजीत राय की अप्पू के साथ 2.5 साल, जो कि पाथेर पांचाली फिल्म के ऊपर आधारित है। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। पटकथा 16 के साक्षात्कार से। सत्यजीत राय, जन्म 1921, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। प्रमुख फिल्में अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पाथेर पांचाली बांग्ला, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति हिंदी में। रचनाएं हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। प्रमुख सम्मान है फ्रांस का लेजन डॉनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान। मृत्यु सन 1992 में। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पाथेर पांचाली बांग्ला 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंद्योपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधों तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पाथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इस फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुदियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी फिल्म एक अबुझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है और अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो ये हुआ लेखक परिचय और पाठ परिचय थोड़ा। और अब शुरू करते हैं अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण। पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का भी एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में बोला, टिया।
उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ लाए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पाथेर पांचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से वह उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरुन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी वाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के एक गांव में गए। वहां रेल लाइन के पास कास फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगतदात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू कास फूल के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए ही थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हैं हम कहाँ गए वे सारे कासफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे कासफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उनमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वो मैदान कास फूलों से भर गया, तब की। उस समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि वह रेलगाड़ी से काम नहीं चला एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे क्योंकि गाड़ी की शूटिंग के जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफेद कास फूल के पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पाथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हम अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक ऐसा दृश्य है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि अब वह कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है।
इसके बाद वाले 60 में हमें से दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वो भात खाता है। लेकिन ये 60 हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता गांव में है। उसे अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था, भूलो से ही बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी ही था, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफेद था। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या से पाथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वो तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बासपन से बाहर आता है और अगले 60 में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पाथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई। ऐसा मैंने नहीं सुना। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक 60 के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहे हैं क्योंकि मिठाई खरीदेंगे। मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह थी कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक ने से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उनके दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमारी इच्छा के अनुसार 60 मिला। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू था और शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बारिश होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छाए और धुआंधार बारिश शुरू हुई।
उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर मचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शाट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। उन जिन्होंने पाथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शाट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा। इसलिए वहां के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे। उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोध दा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे पे में बैठाकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो? वह कौन है जानते हो? वह रूजवेल्ट है। पक्का पाजी उनके मत से दूसरा, एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल सा था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता। फुर्सत के समय उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। हम जिस घर में पाथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि वहां एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार न सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। तो ये संस्मरण खत्म होता है पाठ में जो सम्मिलित है, लेकिन यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट है जो देखिए। रूजवेल्ट 1882 से 1985 तक, पूरा नाम फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति हैं और 1933 से 45 तक रहे। इन्हें FDR भी कहा जाता था। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। दूसरा नाम आया था चर्चिल का, जो 1874 से 1965 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था।
तीसरा नाम आया हिटलर का 1889 से 1945 के बीच, जर्मनी के तानाशाह चांसलर 1933-1945 तक तथा नाजी पार्टी के लीडर थे। चौथा नाम आया अब्दुल गफ्फार खान का 1890 से 1988। ये पख्तूनों अफगान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये खत्म होता है पाठ, और ये कुछ कठिन शब्द है जो पाठ में दिया गया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कालखंड का अर्थ है समय का एक हिस्सा, स्थगित, रोका हुआ, कुछ समय के लिए मुलतवी किया हुआ। भाड़े पर अर्थात किराए पर। कंटिन्यूटी निरंतरता, तारतम्यता। शॉट्स दृश्यों को शूट करना। साउंड रिकॉर्डिस्ट आवाज की रिकॉर्डिंग करने वाला। पुकुर का अर्थ होता है पोखर। नवागत होना, किसी क्षेत्र में नए क्षेत्र या विशेष को जानना। नदारत का अर्थ होता है गायब। भात अर्थात पके हुए चावल। बॉयलर का अर्थ होता है रेलगाड़ी के इंजन का वह हिस्सा जिसमें कोयला डाला जाता है। वास्तु सर्प वह सर्प जो घर में अक्सर दिखाई दे। मान्यता के अनुसार उसे कुल देवता बंगला में वास्तु सर्प कहते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सत्यजीत राय अप्पू के साथ 2.5 साल। सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में हुआ। मृत्यु 23 अप्रैल 1992 को। पिता सुकुमार राय, माता सुप्रभा देवी, जीवन साथी बिजोय राय। ठीक है, थोड़ी स्पष्ट नहीं दिख रही हो तो मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 कोलकाता में हुआ। मृत्यु 23 अप्रैल 1992। पिता सुकुमार राय, माता सुप्रभा देवी, जीवन साथी बिजोय राय। सत्यजीत राय बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। ये फिल्मकार, निर्देशक, पटकथा लेखक तथा बांग्ला साहित्य में भी इन्होंने योगदान दिया है। प्रमुख रचनाएं इनकी प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी, जखन छोटे छिलम, जब मैं छोटा था, आवारा फिल्म्स, देयर फिल्म्स, हमारी फिल्म्स, उनकी आवर फिल्म्स, देयर फिल्म्स, सॉरी आवर मैंने बोल दिया गलती से, सॉरी, आवर फिल्म्स, देयर फिल्म्स, हमारी फिल्में, उनकी फिल्में, विषय चलचित्र, एकेई बोले शूटिंग। और प्रमुख फिल्में इनकी अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसा घर, देवी चारुलता, महानगर, गोशी गायन, बाका बायन, पाथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। पुरस्कार इन्हें मिले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट, 1985 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1987 में फ्रांस के लेजियो द आनू पुरस्कार, या इसी को लेजेंड ऑनर पुरस्कार भी कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में जीवन पर्यंत उपलब्धि स्वरूप आकिरा कुरासोवा पुरस्कार, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्मभूषण, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, स्टार ऑफ यूगोस्लाविया, डी.लिट दिया है। इन्हें रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन ने, वर्धमान विश्वविद्यालय भारत ने, जादवपुर विश्वविद्यालय भारत ने, उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय भारत ने, कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत में और रविन्द्रनाथ भारतीय विश्वविद्यालय भारत ने, इतने विश्वविद्यालयों ने उन्हें डी.लिट दिया है। और सत्यजीत राय ने अपने जीवन में बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए, सूची बहुत लंबी है। इनके निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म थी पाथेर पांचाली बांग्ला में 1955 में, जिसने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पाथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों पर आधारित है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखते हैं। सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? 2 जून 1921 को, 2 मई 1921 को, 2 जुलाई 1921 को या 7 मई 1921 को? तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 मई 1921 को इनका जन्म हुआ था।
सत्यजीत रॉय किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो सत्यजीत रॉय निर्देशक के रूप में, पटकथा लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में या उपर्युक्त सभी के रूप में? तो ये उपर्युक्त सभी के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। कौन सी रचना सत्यजीत राय की नहीं है? प्रोफेसर शंकु के कारनामे, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, सोने का किला या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी रचनाएं सत्यजीत रॉय की हैं। ऑप्शन द सही है। कौन कौन से प्रसिद्ध पुरस्कार सत्यजीत राय को मिले हैं? फ्रांस का लीजन d'honneur, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर, दादा साहब फाल्के, उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी पुरस्कार इन्हें मिले हुए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार सत्यजीत राय को मिला है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी मिले हुए हैं सत्यजीत राय को। पाथेर पांचाली फिल्म किस सन में प्रदर्शित हुई थी? 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1955 में? तो 1955 में, डी इसका उत्तर होगा, 1955 में। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? विलास गीते ने, सत्यजीत राय ने, भूपेन दा ने, विजय सूरी ने? तो इसका अनुवाद विलास गीते ने किया है। ऑप्शन ए सही है। सत्यजीत राय पाथेर पांचाली की शूटिंग का काम करने से पहले कहाँ काम करते थे? फिल्म कंपनी में, विज्ञापन कंपनी में, लेखन कार्य में, फैक्ट्री में? तो सत्यजीत राय पाथेर पांचाली की शूटिंग से पहले विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। ऑप्शन बी सही है। अप्पू की भूमिका में कार्य करने वाला लड़का किस नाम से था? सुधीर बनर्जी, सुबीर बनर्जी, सुबोध बनर्जी या सोम बनर्जी? तो सुबोध बनर्जी के नाम से था। अरे सुबीर बनर्जी नाम का लड़का था जिसने अप्पू की भूमिका निभाई थी। इंदिरा ठाकरुन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की महिला का क्या नाम था? चुन्नी बाला देवी, मुन्नी बाला देवी, गुड़िया देवी या गीतांजलि देवी? तो उनका नाम था चुन्नी बाला देवी। ऑप्शन आ सही है। काश फूलों से भरा मैदान जो मिला शूटिंग के लिए, उस गांव का क्या नाम था? कासगंज गांव, पालसीट गांव, नौनिया गांव? क्यों धुंधला आ रहा है? कासगंज गांव, पालसीट गांव, नौनिया गांव या मेहरौली गांव? तो ये पालसीट गांव था। ऑप्शन बी सही है। रेलगाड़ी वाला शॉट पूरा करने के लिए कितना समय लगा? 1 माह का, 1 साल का, 2 दिन का या 2 सप्ताह का? तो रेलगाड़ी वाला शॉट पूरा करने के लिए 1 साल का समय लगा। पाथेर पांचाली फिल्म में काम करने वाले बच्चों के फिल्म में क्या नाम थे? अप्पू और माया, भोलू और दुर्गा, अप्पू और दुर्गा, भोलू और माया? तो पाथेर पांचाली फिल्म में काम करने वाले बच्चों के फिल्म में नाम थे अप्पू और दुर्गा। ऑप्शन स सही है। अप्पू के साथ 2.5 साल में किस कुत्ते का नाम आया है? टॉमी का, टाइगर का, जबरा का या भूलो का? तो अप्पू के साथ 2.5 साल में जिस कुत्ते ने काम किया उसका नाम भूलो था। ऑप्शन द सही है। अप्पू के साथ 2.5 साल में किस मिठाई वाले का जिक्र हुआ है? श्रीनिवास का, महानिवास का, दादा भाई का, पूनो मिठाई वाला का? तो अप्पू के साथ में मिठाई वाले का जिक्र हुआ, उसका नाम है श्रीनिवास। ऑप्शन अ सही है। पारिस के सीन की शूटिंग किस माह में पूरी हुई? जून माह में, जुलाई माह में, अगस्त माह में, अक्टूबर माह में? तो इसका उत्तर है अक्टूबर माह में। ऑप्शन द सही है। पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के लिए किन किन गांवों का जिक्र आया है? किन किन गांवों के नाम का जिक्र आया है? पालसीट गांव, गोपाल गांव, बोडाल गांव या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी गांवों का नाम आया है। पालसीट गांव, गोपाल गांव, बेडाल गांव, तीनों का नाम आया है। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण में किन विभूतियों के नाम आए हैं? रूजवेल्ट का, चर्चिल हिटलर का, खान अब्दुल गफ्फार खां का, उपर्युक्त सभी का? तो उपर्युक्त सभी के नाम आए हैं इस संस्मरण में।
पाथेर पांचाली फिल्म के साउंड रिकॉर्डिस्ट का क्या नाम था? भूपेन बाबू, सुबोध दा, सोना कुमार, निर्मल दा। तो भूपेन बाबू नाम था पाथेर पांचाली फिल्म के साउंड रिकॉर्डिस्ट का। और ये खत्म होती है वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए जरूर परीक्षा उपयोगी साबित होगी। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी प्रश्न आपको पूछने हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और वहां भी आप अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हिंदी विषय से संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में हो, जो भी कठिनाई होती हो, वो आप पूछ सकते हो वहां पर टेलीग्राम पर। और यहाँ भी आप कमेंट करिए कैसी लगी वीडियो, जरूर बताइएगा कितनी परीक्षा उपयोगी है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।